हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन का प्रॉब्लम आप बनाने चलते हो तो उस केस में अगर क्वेश्चन में एक से अधिक रिएक्टेंट हो और एक से अधिक रिएक्टेंट का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आप समझ लो कि वह लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो सकता है। और लिमिटिंग रिएजेंट का केस तभी नहीं होगा जब सारा रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाए। मतलब एक से अधिक जो भी रिएक्टेंट्स है वो सारा का सारा 100% कंज्यूम हो जाता है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं है। लेकिन अगर एक से अधिक रिएक्टेंट में से कोई एक बच जाता है या एक से अधिक बच जाता है और एक कंज्यूम हो जाता है पूरी तरह से, तो जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और जो बच जाता है वो है एक्सेस रिएजेंट। अब इसको समझने के लिए मैं मोमो के दुकान पर चलता हूं जो आप लोगों को बहुत पसंद है। मान लो कि एक मोमो वाला आपको 12 मोमो, एक लाल चटनी की कटोरी और एक वाइट चटनी की कटोरी देता है मोमो के साथ खाने के लिए। किसी बच्चे को वाइट चटनी बहुत पसंद है। एक दिन वो अंत में जाता है दुकान बंद होने के समय, तो उसे प्लेट में मिल जाता है मोमो 12, लाल चटनी की पूरी कटोरी लेकिन वाइट चटनी की आधी कटोरी। बेटा उस बच्चे को वाइट चटनी बहुत पसंद है। अब इस थाली में वाइट चटनी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वाइट चटनी के अनुसार उसने मोमो खाया। मतलब हाफ मोमो छोड़ दिया, 6 मोमो छोड़ दिया, 6 मोमो खा गया। और उसी के अनुसार लाल चटनी भी बच गई, मतलब आधी कटोरी लाल चटनी बच गई। तो लाल चटनी और मोमो एक्सेस रिएजेंट था और वाइट चटनी जो था वो लिमिटिंग रिएजेंट था। मैं समझता हूं इस वाक्य के थ्रू आप लिमिटिंग रिएजेंट को बेटर ढंग से समझ गए होंगे। अब बेटे ये मोल का ही पार्ट है। मोल में जो स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है उसी से रिलेटेड ये है। और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर नीट में आते ही रहते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में भी आते हैं, जीमेन में भी आते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप अगर सही ढंग से सीख लेते हो तो प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और फिर उसका डिस्कशन मैं करूंगा। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 9.8 ग्राम H2SO4 reacts with 12 gram NaOH to give Na2SO4 and H2O calculate a mass of Na2SO4 formed. Mass of Na2SO4 formed. Mass of Na2SO4 formed. Number 2 या B, mass of H2O formed
mass of H2O formed, and C, mass of one of the reactant लेफ्ट। तो मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट कौन होगा? जो एक्सेस रिएजेंट होगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है? डिटेक्शन ऑफ एलआर से मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे करोगे? दो पार्ट आप कर लो, एक पार्ट H2SO4 के लिए और दूसरा पार्ट Na2SO4 के लिए। इसके पहले कि आप डिटेक्ट करो, सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। तो आपने H2SO4 लिखा, साथ में क्या लिखा? NaOH लिखा। NaOH लिखने के बाद आपने प्रोडक्ट लिखा Na2SO4 और फिर प्रोडक्ट में लिखा H2O। निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि 2 Na है तो आपने इसको 2 कर दिया, और जब 2 किया तो यहाँ 2H2O करना होगा। यहाँ आपने 2H2O करके इक्वेशन बैलेंस कर दिया। इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। इक्वेशन जब बैलेंस हो गया तो आप दो पार्ट में आप डिवाइड करो। एक बार H2SO4 के लिए देखो कि क्या वैल्यू आ रहा है और वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, अभी मैं बताता हूं आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर H2SO4 अगर आप ले रहे हो तो मोल पहले निकालोगे H2SO4 का। तो मोल कैसे निकालोगे? मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास 9.8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 98 इनटू नीचे में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां पर जिससे मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो यहां 1 है, मतलब ये 1। अब इसे अगर कैंसिल करोगे तो 9.8 कट के क्या हो जाएगा? यहां 10 आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा 10। बेटा ये 9.8 वैल्यू है, 9.8 ग्राम है, तो ये वैल्यू आ गया 1/10। ध्यान देना। अब यही कैलकुलेशन हम लोग NaOH के लिए करेंगे। फॉर NaOH ध्यान देना, फॉर NaOH मास 12 ग्राम आपका ये है, 12 ग्राम, और नीचे में इसका मोलर मास क्या है? 40 है, और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जी हाँ, तो ये काट दो आप 4 से, ये 10, ऊपर में 3, क्या हो गया? 3/20, 3/20, मतलब ये वैल्यू हो गया 1/6.666। अब सोचो ये वैल्यू कम है या ये वैल्यू कम है, आप बताओ। तो 1/10 इज लेस वैल्यू, ये बेटा है लेस वैल्यू, और जो लेस वैल्यू रखेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो लेस वैल्यू रखेगा वो LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। 1/6.666 जो वैल्यू ज्यादा रखेगा, एक्सेस वैल्यू, तो जो वैल्यू ज्यादा रखेगा वो बेटा होगा एक्सेस रिएजेंट, और इस तरह से ये एक्सेस रिएजेंट है। इसका क्या मतलब है? ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसी के अनुसार बनेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा H2SO4 के अनुसार बनेगा। तो कैलकुलेशन में Na2SO4 निकालने के लिए इसका यूज करेंगे और H2O निकालने के लिए भी इसी का यूज करेंगे। तो बेटा अब मैं लिखने जा रहा हूं कैलकुलेशन फॉर H2SO4। H2SO4 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। लेट
सॉरी नॉट H2SO4, Na2SO4, Na2SO4 हमें निकालना है. लेट मास ऑफ Na2SO4 फॉर्म्ड इज इक्वल टू x ग्राम. बेटा अब इसको इससे इक्वेट करो. क्वेश्चन में ये 9.8 है, तो 9.8 डिवाइडेड बाई H2SO4 98, 1 मोल है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. वहां पर Na2SO4 सल्फेट का 96 और सोडियम 2 सोडियम का 46, कितना हो गया 142. तो बेटा ये 12 ग्राम था, तो 12 बाई 146, ये 10 से कैंसिल हो गया. तो बेटा क्या आ गया वैल्यू, सॉरी ये हमारा x माना है इसे x. हमने Na2SO4 का वैल्यू x माना था, x लिखना है यहां पर, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया आपका 146 बाई 10. 146 बाई 10 इज इक्वल टू 14.6 ग्राम. ये हो गया बेटा आंसर. तो इतना Na2SO4 बनेगा. कैलकुलेशन फॉर H2O. बेटा H2O का कैलकुलेशन करो. लेट मास ऑफ H2O formed is y ग्राम. मान लिया कि ये y ग्राम है, तो बेटे फिर से हम H2SO4 के हेल्प से वाटर निकालेंगे. तो 9.8 बाई 98 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 मोल है, 2 इंटू 18. बेटे ये तो 10 से कट गया, ये वैल्यू आ गया आपको 36 बाई 10 इज इक्वल टू 3.6 ग्राम. जी हाँ आंसर हो गया. इसलिए y इज इक्वल टू 36 बाई 10. देयरफॉर द आंसर विल बी 3.6 ग्राम. तो 3.6 ग्राम आपका वाटर मिल गया. अब हमें C निकालना है, मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट. तो मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट कैसे निकालेंगे? तो ये वन ऑफ द रिएक्टेंट कौन है? NaOH. तो पहले हम ये निकालेंगे कि जो भी हमारा H2SO4 है वो कितना NaOH से रिएक्शन करता है. जब ये निकल जाएगा कि कितना रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो फिर कितना बचा है वो हम निकाल लेंगे 12 में से सब्सट्रैक्ट करके, घटा के. तो पहले हम मान ले कैलकुलेशन फॉर NaOH left, let mass of NaOH reacted is equal to Z ग्राम मान लिया. Therefore बेटा फिर से वही H2SO4 के हेल्प से हम NaOH निकालेंगे. 9.8 बाई 98 इज इक्वल टू Z डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80. बेटा ये 10 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, इसलिए Z इज इक्वल टू हो गया बेटा 80 बाई 10 इज इक्वल टू 8 ग्राम. जी हाँ ये NaOH रिएक्टेड है. NaOH रिएक्टेड जब आपको पता चल गया तो निश्चित रूप से लेफ्ट इससे पता चल जाएगा, इसमें से 8 घटा दो, बचा हुआ NaOH पता चल जाएगा. Therefore NaOH left is equal to 12 minus 8 is equal to 4 ग्राम. आंसर. तो बेटा ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट. इस तरह के प्रॉब्लम अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं. और अगर आप कैलकुलेशन में NaOH का यूज करके Na2SO4 या H2O निकालते
तो निश्चित रूप से आपका गलत हो जाता। NaOH के हेल्प से प्रोडक्ट निकालते तो आंसर गलत आता। तो सबसे पहले आप मास बाई मोलर मास करके मोल निकालो और यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रखो, मतलब मोल बाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मास बाई मोलर मास, यहां नीचे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसमें जो वैल्यू कम आएगा, लेस वैल्यू, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो वैल्यू ज्यादा आएगा वो होगा एक्सेस रिएजेंट। रिएक्शन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हेल्प से चलेगा। वो सफेद चटनी है मोमो का, जो मैंने शुरू में समझाया था, इसी के अनुसार आप खाना खाओगे, मोमो खाओगे, लाल चटनी यूज करोगे। तो बेटा निश्चित रूप से इसमें H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसी के अनुसार हमने ये निकाला, इसी के अनुसार हमने ये निकाला, फिर इसको Z मान के इसका वैल्यू निकाला हमने कि कितना रिएक्शन में भाग लिया है इसके अनुसार, और फिर जब वो निकाल लिया तो फिर घटा दिया 12 ग्राम में से इसको, तो हमें अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट निकल गया। मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और इस तरह के प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट था। थैंक यू वेरी मच। आज